हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS करंट अफेयर की सितंबर मंथ की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए 2020 वाली हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं एथिक्स का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है और उसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा रहेगा तो प्लीज बरकरार रहिएगा। टॉपिक का नाम है बियॉन्ड ग्रोथ टुवर्ड्स अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच। आइए जाने कि कॉन्टेक्स्ट क्या है असल में, वाई न्यूज इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि न्यूज में नहीं रहती है एथिक्स में होता है कि बेस क्या है। तो बेस ये है, देखिए सोसाइटी के अंदर इतने चैलेंजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है। देखो ना भाई, एनवायरनमेंट में दिक्कत है, इकोनॉमी में दिक्कत है, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह दिक्कत है। चाहे क्लाइमेट की बात करो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी इतनी फटाफट बदल रही है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न एक बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो भाई इनका सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो आज के दिन में यूज कर रहे हो, क्या वो तैयार है इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए? क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ सफिशिएंट है, इनफ रहेगी, या फिर हमें कुछ और करना चाहिए? तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में OECD ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका नाम है बियॉन्ड ग्रोथ टुवर्ड्स अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच। तो ये है कुछ कॉन्टेक्स्ट। आइए चीजों को आगे बढ़ाएं और बातें और जानें। तो क्या जरूरत है हमें सोचने की इस ग्रोथ के आगे, है कि नहीं है? देखिए ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक मेन मुद्दा होता है, मेन प्राइमरी गोल होता है किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का। अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओगे तो चाहोगे उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और जो प्रिंसिपल मेजर है ये इकोनॉमिक की ग्रोथ का, सक्सेस का। क्योंकि भाई अगर आप चाहोगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो कैसे इकोनॉमी सक्सेसफुल होगी, ये भी बहुत जरूरी है। तो इन सारे सालों में हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होती है, पॉवर्टी कम होती है ना, याद पैसे वगैरह मिलते हैं सरकार को भी कि वो और खर्चा कर सकती है। तो ये सब तो तारीफें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब देखिए इनके साथ साथ कुछ दिक्कतें भी, कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे कि पहला कि भाई GDP का ये जो गैप है ना, ये जो GDP है ना, ये इनइक्वालिटीज बढ़ा रही। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। समझो, मानो 100 रुपए कलेक्ट करे जा रहे हैं क्लास से, ठीक है, क्लास में बच्चे हैं 50, तो तरीके से तो ये होना चाहिए हर एक बच्चा 2 रुपए दे तो 100 रुपए कलेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे, मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने 8-8 रुपए दे दिए, यहाँ पे हो गया सीधा सीधा 80 रुपए मिल गए। क्लियर है? और बाकी के जो 98 बच्चे हैं, या मतलब सॉरी, ये 90 बच्चे जो बचे, 90 बच्चे जो बचे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी तरह से जोड़ जाड़ के उन्होंने 20 रुपए दिए, इसमें से बहुत सारे लोगों ने दिए भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं, 100 रुपए तो इकट्ठा हो गए, हमको क्या लग रहा है हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इनइक्वालिटी का लेवल देखें, तो अमीर बहुत ज्यादा है, मतलब अमीर जो है उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, सॉरी, मतलब अमीर जो है उनके पास बहुत पैसा है, और जितने ढेर सारे गरीब है उनके पास कम पैसा है। लेकिन चूंकि पैसा पूरा उतना ही कलेक्ट हो गया तो लगा ही नहीं कि क्लास में कोई गरीब भी है। समझ रहे हैं? तो ये एक इनइक्वालिटी होती है, GDP से आप ये चीजें नहीं समझ सकते। जैसे कि आप देखो कि जो नेशनल इनकम है, जो वेजेस वगैरह, सैलरीज वगैरह लेबर की होती हैं, ये काफी कम होती जा रही है कुछ सालों में, हम देख रहे हैं ज्यादातर कंट्रीज में। और GDP जो है ये अब आप इम्प्रूवमेंट से नहीं अब रिलेट कर सकते हो। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि अब रीजन क्या हो गया है कि जिनकी इनकम कम है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई पर्टिकुलरली उन लोगों की जिनकी इनकम कम है, उनके कैसे ही जो है इम्प्रूवमेंट होगा, उनके वेलबींग में, उनकी जिंदगी में और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? GDP खाली बढ़ रही है उससे मतलब थोड़ी है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इनकम कम है, उनका कैसे वेलबींग कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अब हमें यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि जो लोगों का सेंस होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता, लोगों के लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। अपनी जिंदगी को वो अगर अच्छा समझते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जैसे कि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी देना, तो उनकी लाइफ सिक्योर लगे, वो जो काम कर रहे हैं उस काम में वो खुश हों, उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आसपास लोग कैसे हैं, उनका सोशल नेटवर्क कैसा है, या उनके खुद के फैमिली के रिलेशनशिप कैसे हैं, उनका सोसाइटी में ट्रस्ट कैसा है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान के लिए अपने आप को जो है वो खुश और एक उनकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है।
तो इनमें से कोई भी फैक्टर जितना मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ ये वो रिश्ते फैमिली के साथ, सिर्फ उससे नहीं अच्छे होते कि जीडीपी बहुत अच्छी हो गई तो सारे रिश्ते बहुत अच्छे होते, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी बढ़े और ये चीजें खराब हो जाए, समझ रहे हैं। उसके बाद इशू ये है कि कई सारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आप देख रहे हैं, हमें प्रकृति बर्बाद होती चली जा रही है, तो इसकी वजह से भी आज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है ना, ये भी हमारी इस प्रकृति को बहुत हद तक खराब कर रहा है। ये भी एक कुछ रीजंस है। यहाँ पे हमें और भी कुछ इशू है कि हमें फिर से ये जो नेचर है इकोनॉमिक फैक्टर्स का, हमें फिर से इसको रीएवैल्यूएट करना चाहिए, फिर से इसको समझना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जो एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक साइकोलॉजी है ये मानी जाती है कि ज्यादा अच्छी होती है समझने में इकोनॉमिक बिहेवियर को, कंपेयर करें अगर हम होमोजेनियस मॉडल से, है ना, कि रेशियल होमो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि देखिए होमो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल को सोचते हैं कि अगर उसको पैसा दिया जाएगा तो वो बहुत ही रैशनल डिसीजन लेता है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है इकोनॉमिक बिहेवियर को निकालने का। लेकिन अब हमें यहाँ पे एविडेंस बेस देखना चाहिए कि जैसे पैसा आया तो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े, कैसे किस तरह से बदलाव पड़ा, इंसान का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। तो ये अब इकोनॉमिक मॉडल हमें लाना चाहिए यहाँ पे, ये बिहेवियर इस तरीके से इकोनॉमिक बिहेवियर निकालना चाहिए। और देखिए यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल लेके चलते हैं ना तो लोगों की तो अच्छे खासे अटैचमेंट है, उनकी मॉरल वैल्यूज हैं और वो काफी ज्यादा परोपकारी बन जाते हैं, पैसा खर्चा कर देते हैं, उन सब चीजों में खर्चा कर देते हैं, समझ रहे हैं, या सोसाइटी में सोशल नॉर्म से चलते खर्चा कर देते हैं, तो आप उसको नहीं ले लोगे इसमें। तो ऐसे बिहेवियर ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इंडिविजुअल लॉजिक को। कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत जो है परोपकार करे पड़ा है, पैसे खर्चा करे पड़ा है, कोई ऐसा इंसान है जो काफी रैशनल है, काफी दिमाग से चलता है, वो चीजों को दिमाग से लेके चलता है, तो भाई वो नहीं खर्चा कर रहा है पैसे इतने, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, सबका अलग है। तो इसलिए ये सब तो सोशल ह्यूमन बीइंग क्या है ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है वैल्यू ऑफ करेंटली अनपेड वर्क। देखिए एक स्टडीज के हिसाब से ये बात हाईलाइट हुई है कि किस तरीके से अनपेड जो काम है जिसके लिए पैसा नहीं मिलता, और एंड हेंस अंडर वैल्यूड वर्क, ये जो आपने काम किया उसको वैल्यू प्रॉपर नहीं मिली, उसका प्रॉपर पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस सोशल, ये जो हमारे समाज के जो धागे हैं इनको बुनने के लिए। जैसे कि आपको बताया जो अनपेड वर्क ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करना अगर एक माँ कर रही है या बाप कर रहा है, तो इसके लिए अगर आप कोई बाहर से रखोगे लाके, समझो बच्चे को बड़ा करने के लिए कोई आया रखोगे तो पैसा लेगी ना इस चीज की, लेकिन माँ उस बच्चे को पढ़ा रही है, खाना खिला रही है, बड़ा कर रही है, तो इसका पैसा कहाँ है? ये तो अनपेड वर्क के अंदर आ रहा है ना। जस्ट बिकॉज ये कहने से कि तुम्हारा बच्चा ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, अगर इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट निकालो, आया रखो, तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना, है ना। या इतना सारा काम जो है औरतें करती हैं बेचारी घर के अंदर, है ना। तो ये सारी की चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती हैं स्ट्रक्चर सोसाइटी का मेंटेन करने में। और अभी के जो मॉडल है ये इस कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट ही नहीं करते, समझ रहे हो, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं इकोनॉमिक अकाउंटिंग के एनालिसिस में, समझ रहे हो। जब हम यहाँ पे इकोनॉमिक के टर्म में बात करते हैं तो ये नहीं करते कि इस औरत ने बच्चा पाला तो 10,000 रुपये महीना इसका हो गया, क्यों? क्योंकि यार ये तो उसका बच्चा है ना, ये समझे। ऐसा क्यों? हर एक चीज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसकी तो बहुत ज्यादा है। अभी आप ढूंढने जाइए, आया मिलेगी नहीं, इतने नखरे करेगी क्या बताऊं। उसके साथ देखिए कुछ कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट गोइंग फॉरवर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। देखिए इश्यूज जो कि हमने अभी समझे, है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्लाई नहीं करते, है ना। जो मतलब इश्यूज identified above do not imply that economic growth should be abandoned as a goal of economic policy. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ये इश्यूज बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एकदम हटी नहीं है, मतलब यही में सिर्फ नहीं हो जाएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है, ऐसा ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इन सब चीजों से हमें ये देखने को मिला कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, ठीक है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव और चीजों के लिए भी हो, मतलब यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो, इसके साथ हम सोशल प्रोग्रेस भी देखें, हर चीज मेजर करके चले। जैसे कि आप समझाते हैं आपको सोसाइटी में कैसे क्या होगा कि अगर हम पैसे के लिए सारे पेड़ काट डालेंगे तो क्या होगा, हमें हवाई मिलना बंद हो जाएगी, हमारा एनवायरमेंट एकदम खत्म हो जाएगा, तो पैसे का क्या करोगे, अचार डालोगे। इस तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देखो ग्रीन हाउस एमिशन को हमें कम करना है, इन्वायरमेंट जो हमारा खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसे सही करना है, समझ लो, इतना डैमेज जो लगातार हो रहा है उसे हमें खत्म करना है, स्टेबल करना है, तभी एक हेल्दी इकोसिस्टम बन पाएगा। दूसरी बात कि राइजिंग वेलबींग, देखिए हमें एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है ना। पैसा उसके पास बहुत सारा हो जाए और वो अकेला इंडिविजुअल टहलता रहे, क्या पैसा खाएगा? नहीं ना, उसकी कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल सोसाइटी की एज अ होल हमें और अच्छी करनी है। फिर फॉलिंग इनइक्वालिटी,
तो हमें यहाँ पे जो गैप है ना, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, इसे भरने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इससे अपॉर्चुनिटीज जो है, जो लोग बेचारे इनकम बढ़ रही है, गरीब आदमी की कम हो रही है, इससे जो इनइक्वालिटीज पैदा हो रही है वो खत्म करनी। उसके बाद सिस्टम रेजिलियंस। तो देखिए, अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक्स एबिलिटी टू विदस्टैंड फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल या कोई दूसरे शॉक्स को विदाउट कैटास्ट्रॉफिक एंड सिस्टम वाइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हमें ऐसा सिस्टम करना है कि हमें देखिए इकोनॉमिक की एबिलिटी है समझने की, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल या दूसरे कुछ झटकों को, तो इसमें हमें एक प्रॉपर सिस्टम वाइज करना होगा। ऐसा नहीं बस कुछ भी एकदम से कुछ भी रैंडम से कुछ उठा के ले आए। तो अब आपके माइंड में आया होगा, तो क्या भाई ये पॉसिबल है कि हम ग्रोथ को बढ़ाएं, है ना, और नए ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ बढ़ाएं। मतलब अगर हम ग्रोथ भी बढ़ाना चाहें और अगर हम जो चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट वगैरह को भी अच्छा करते रहें, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि हम दोनों चीजों को एक साथ लेके चल सकें? देखिए, काफी सोचा गया है ना कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये वाइडर ऑब्जेक्टिव को कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे इन इक्वालिटी को आप एक ऐसा मानो कि कंसिडर एज एन इनएविटेबल प्राइस ऑफ ग्रोथ। मतलब ये बात तो देखिए सच है कि अगर ऐसे ट्रेड ऑफ वगैरह तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब समझे कि जो इन इक्वालिटी है उसे आप इनकार नहीं कर सकते हो कि ये एक तरीके से एक इनएविटेबल प्राइस है ग्रोथ का। और ये बात भी सच है कि ये बैलेंस एग्जिस्ट करना भी जरूरी है और करता भी है। बट ये बात भी सच है कि सारे गोल जो है ये आप एक साथ पा सकते हो अगर ऐसा कुछ तरीका बनाओ जिससे हम इनमें एक सिनर्जी डेवलप कर सकें, इनकरेज कर सकें। जैसे कि आपको समझाते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू कि इनइक्वालिटी वर्सेस ग्रोथ, इनइक्वालिटी वर्सेस ग्रोथ। अब लोग जो होते हैं जिनकी कम इनकम होती है वो ज्यादा पैसा अपने इनकम का खर्चा कर देते हैं, है ना। अगर आप कंपेयर करो अमीर लोगों से, है ना, वो ज्यादा सेव कर पाएंगे। इसलिए हमें गरीबों की इनकम बढ़ाने की जरूरत है। उससे क्या होगा कि उनके कंजम्पशन पैटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इसलिए ग्रोथ होगी। समझो, आप फिर से समझो। मान लो कि एक लेबर क्लास है, उसको 100 रुपए दिन का मिलता है। एक तरफ एक अमीर आदमी है जिसको 2 लाख रुपए दिन का मिलता है। कंपेयर कर लो बड़े बड़े से। अब जो 100 वाला है वो बेचारा जाएगा रात को सब्जी और आटा दाल चावल लेने, तो उसकी शायद हो सकता है 95 या पूरे 100 रुपए खर्चा हो जाए। लेकिन अगर वो 2 लाख वाला जाएगा, आटा दाल चावल अय्याशी भी कर लेगा, तो कितना उसके पास बहुत पैसा बचेगा। कहो बहुत खर्चा करने के बाद भी 1.5 और 1 लाख रुपए बच जाए जो वो बचा ले। तो कौन सेव कर पा रहा है? ये कर पा रहा है। सामने वाला तो जब सेव ही नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी चीजें ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम इन गरीबों की इनकम बढ़ाएंगे तो हमें इनकी लाइफ में असर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ। तो देखिए, ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने से ये चीजें हो सकती हैं, जैसे कि इसमें कुछ खर्चे की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी एफिशिएंसी हमें अच्छा करना होगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, सारे इन्वेस्टमेंट जो है ये इकोनॉमिक स्टिमुलस हो सकते हैं, जॉब वगैरह, इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम ऐसा कुछ करें कि ग्रीन हाउस को कम करने के लिए हम ऐसा कुछ लेकर आए कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कोई काम करें, तो आप इस फील्ड में भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। समझ लो, तो इन्वायरमेंट भी बच के चलेगा, ये भी रहेगा। उसके वे फॉरवर्ड में आखिरी में बात करेंगे। तो गोल्स जो है इनको एक साथ आपको मिला के काम करने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसके साथ ही आप नए नए इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचो। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो जिससे आप उम्मीद करो कि भाई आपको जो निकल के आएंगी चीजें वो आपको बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि दोनों ही as the process of both automation and decarbonization have the effect of redistributing employment opportunities। जो भी काम करें, ऑटोमेशन का प्रोसेस हो या डीकार्बनाइजेशन एनवायरनमेंट से करने का प्रोसेस हो, इन दोनों से ही क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप बढ़ाते हो। सरकार का जो रोल है जॉब गारंटी का, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, और सरकार जॉब भी प्रोवाइड करने लगती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या होता है, जो आइडिया है फ्लेक्सिक्योरिटी का, फ्लेक्सिक्योरिटी वेलफेयर पॉलिसीज का, ये काफी अच्छा है। फ्लेक्सिक्योरिटी क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स के लिए और यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए। तो ऐसा कुछ करिए। उसके साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिए टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो है तभी अचीव हो पाएंगे अगर हम इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी मेकिंग अच्छे से करें। समझ रहे ना? एक ऐसे तरीके से करें कि जिससे हम यहाँ बैलेंस बना के चल सकें डिफरेंट पॉलिसी एरियाज में। और जैसे हम बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए तरीकों में, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि हमें इनइक्वालिटीज यहाँ पे हटानी होंगी, है ना।
इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटीज कम होगी, खत्म होगी, अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेके चलते हैं तो। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, जो भी आपका रिस्क है इनकम वगैरह को लेके, वो बेटर हो सकता है। अब ऐसे रिफॉर्म लाने हैं कि हमें यहाँ पे वेल्थ जो है वो अच्छे से इक्वल मैनर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, ऐसा कुछ ना हो इनइक्वालिटी इसके अंदर आ जाए। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, सिनर्जी का मतलब जानते हो क्या होता है कि हमें सबके थ्रू चीज़ों को अचीव करना है। यहाँ पे एनर्जी हमारी प्रॉपर होगी और चीज़ें हम और अच्छे से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, सबके कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ क्या कर सकते हो आप कि भाई ब्रॉडर सोशल पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंसल्टेशन। तो समझ रहे हो, अगर हमें बहुत ही बड़े लेवल पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाना है तो कंजम्पशन पैटर्न जो है इसको बदलना होगा। एफर्ट्स जो कि मल्टी स्टेक होल्डर्स के हैं, जो भी जरूरत पड़ती है इनकी, इसे हमें यहाँ पे सही करना होगा। और अनपॉपुलर चॉइसेस जो हैं, है ना, अनपॉपुलर चॉइसेस विल हैव टू बी मेड। Efforts from multiple stakeholders will be needed and unpopular choices will have to be made। अलग अलग तरीके के कई सारे स्टेक होल्डर्स की मदद हमको लेनी चाहिए इसके अंदर। और अगर हमें इस तरह की चीजें, इस तरह की चॉइसेस लेनी है तो सरकार को यहाँ पे और ज्यादा सेक्टोरल प्लानिंग, बहुत डीप और ज्यादा गहराइयों तक सेक्टोरल प्लानिंग करनी होगी, सोशल पार्टनरशिप करनी होगी और लोगों के साथ कंसल्ट करना होगा। बार बार ये बात होती है कि जनता को इन्वॉल्व जरूर करिए, जिनके लिए आप लॉ लेकर आ रहे हैं, अगर उन्हीं को इन्वॉल्व नहीं करा डिसीजन मेकिंग में तो क्या करा, सब आप फिर थोपने लग गए ना चीजों को। यहाँ पे समझ रहे हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी will have to make consumption pattern more sustainable, explore more technological options with the industry, and policies like subsidy on fossil fuel will have to cease। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल चीजों पे इन्वेस्ट करिए चीजों को, और जो हम पॉलिसीज लेकर आते हैं कि ना हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, अब उसे हमें खत्म करना चाहिए, सरकार को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीजों पे कोल वगैरह पे सब्सिडी दोगे तो वो और ज्यादा बिकेंगी, और बिकेंगी तो और इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा। तो ऐसी चीजों पे जिसपे खतरा है इन्वायरमेंट को, खतरा है हमारी जो है इकोनॉमी को, तो उन चीजों पे सब्सिडी हटाएं, ऐसी कुछ चीजें लेकर आए जिससे हमें इम्प्रूवमेंट हो। और ये कर सकते हैं, और हम रेजिलियंस इकोनॉमी में इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसमें क्या कर सकते हो कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसके जो भी एड्रेस करिए, आपको जो फ्रेजाइल नेचर है फाइनेंशियल सेक्टर का उसे एड्रेस करना, और यहाँ पे एड्रेस करना मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक रोल जो कि कुछ कॉर्पोरेशंस जो है वो प्ले करते हैं। ऐसे समझिए, कुछ जो कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या करते हैं कि उनका सिंपल मोनोपोली मार्केट में लाना चाहते हैं, जैसे कि मेरी सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करूं, एक ही मार्केट हो। अब सपोज करो कि जैसे जियो है, एग्जांपल लेके चलते हैं जियो का, जैसे कि जियो है तो जियो अगर मान लीजिए एयरटेल वगैरह बंद हो जाए, वोडाफोन बंद हो जाए, आइडिया बंद हो जाए, तो सिर्फ एक जियो नेटवर्क रह जाएगा। तो जियो नेटवर्क पे सब डिपेंड हो जाएंगे, फिर बाद में ऐसा होगा कि वो जो भी पैसे में हमें प्रोवाइड करेंगे चीजों को, वो हमें लेना पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली किसी भी मार्केट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो इसको रोकने की काफी हद तक जरूरत है। फिर ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली में कुछ ही बायर्स होते हैं, है ना। जो अच्छा चीज होती है मार्केट के लिए वो होती है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन। अगर इकोनॉमिक में पढ़ा होगा आपने तो होता है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि इतना कंपटीशन होता है मार्केट में, इतने लोग होते हैं मार्केट में कि दाम सस्ते से सस्ते करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और ये कैसे हो सकती है कि अगर हम रेगुलेशन जो है और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करें, है ना, कि टाइप्स ऑफ असेट्स वगैरह को लेके, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं जो होल्ड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन असेट्स को, उनको हम स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है उसे इंसेंटिवाइज करें, इसमें इंसेंटिव्स हैं, है ना, जो भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इकोनॉमी के, जो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे आखिरी में, तो उनको भी हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर। समझे, तो ये है बात। और आखिरी में कंक्लूजन में बस इतना इसके अंदर कहा गया है कि ये सारी रिकमेंडेशंस हमको एक आइडिया देती है किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज आप शेप कर सकते हो एक कॉम्प्लेक्स, एक डायनेमिक और एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। मॉडल ये भी कहता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई हेयर मे नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल मॉडल और अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल, but it captures the idea that the growth need to move beyond
टू अ डेवलपमेंट रियाद। इनका कहने का मतलब है, हो सकता है ये मॉडल जो हम बता रहे हैं वो इतना ना हो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट करा जाए, या इतना ऑप्टिमल मॉडल ना हो, बट हाँ ये मॉडल ये जरूर बताता है कि ग्रोथ को यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की तरफ भी ले जाना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ पैसे के टर्म में हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे छोटी सी स्लाइड थी, हमने इसीलिए एक बार इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।